1999, जब ओसामा बिन लादेन ने भारत को अपने रडार पर रखा। कैसे बिन लादेन ने कश्मीर में उग्रवाद को एक खतरनाक धार देने के लिए काम किया, जिससे भारतीय सुरक्षा बलों को नए खतरे से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अमृतसर से पश्चिम की ओर जाएं और चलते रहें। ड्राइव बहुत आरामदायक नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम मार्ग ढूंढना आसान है। आपको लाहौर पहुंचने में कुछ घंटे लगेंगे और फिर इस्लामाबाद के लिए नए मोटरवे के साथ 3 घंटे की तेज दौड़ है। खैबर दर्रे से होते हुए अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए हलचल भरे और हिंसक पाकिस्तानी सीमावर्ती शहर पेशावर तक जाएं और फिर काबुल नदी को अपने दाईं ओर रखते हुए 3 घंटे और ड्राइव करें। 100 मील और 1 दर्जन चेकपोस्ट के बाद आप जलालाबाद के बाजारों से होकर गुजरेंगे। मुख्य चौराहे पर बाएं मुड़े और दक्षिणी क्षितिज पर धूल भरी पहाड़ियों की ओर लक्ष्य बनाएं। पुल पार करें और पहाड़ की चोटी पर खोदे गए 2 तालिबान टैंकों तक ड्राइव करें। अगर आप समझदार हैं तो आप यही रुकेंगे। अगर आप समझदार नहीं हैं तो सीधे सपाट सड़क पर चलते रहें, जिसके दोनों ओर ऊंचे सरू जैसे पेड़ों की कतारें हैं। लगभग 5 मील के बाद आपको फार्मिहाडा के उगे हुए बाग और जीर्ण शीर्ण झोपड़ियां दिखाई देंगी, जो कभी सोवियत शैली का सामूहिक खेत था और अब वो जगह है जहां ओसामा बिन लादेन, दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी, ने अपना नया घर बनाया है। माना जाता है कि यहीं से बिन लादेन ने 18 सितंबर की धमकी दी थी, जिसमें पहली बार खुले तौर पर भारत को निशाना बनाया गया था। एक व्यापक जिहाद का आह्वान करते हुए उसने घोषणा की, भारत और अमेरिका मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं और पाकिस्तान में सभी मुजाहिदीन समूहों को उन्हें निशाना बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। हम कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। फर्मीहादा से भयावह बयान आने से पहले ही जहां बिन लादेन ने एक नया संचार, प्रशिक्षण और रसद केंद्र स्थापित किया है, वरिष्ठ भारतीय अधिकारी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और सऊदी आतंकवादी के बीच एक खतरनाक गठजोड़ के निर्माण के बारे में चिंतित थे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बताया कि बिन लादेन के लड़ाके टोलोलिंग और बटालिक की ऊंचाइयों से आग बरसाने वालों में शामिल थे। एक खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिन लादेन के निजी अंगरक्षक आपूर्ति मार्गों को खुला रखने में मदद करने के लिए सबसे आगे थे। ये सूचना जाहिर तौर पर अमेरिका से आई थी और ये भी संकेत दिया कि बिन लादेन शायद अफगानिस्तान से अस्थायी रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में चला गया है। अब विदेश मंत्रालय (MAA) के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, हमें ये जानने के लिए फर्मीहादा से सुनने की जरूरत नहीं है कि एक घातक कॉकटेल तैयार किया जा रहा है। हम पहले से ही जानते थे। ISI, बिन लादेन और उसके मेजबान तालिबान का एक साथ आना गंभीर है। वास्तव में उनकी सबसे बुरी आशंकाएं सच हो रही हैं। भारत उस व्यक्ति का निशाना बन गया है जिसे अमेरिकी, और अब विडंबना यह है कि रूसी भी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या के रूप में देखते हैं। बिन लादेन द्वारा भारत के खिलाफ अचानक जिहाद की घोषणा को भावनात्मक विस्फोट के रूप में नहीं देखा जा रहा है। ये उस समय दिया गया जब बिन लादेन का मानना था कि भारत और अमेरिका आतंकवादरोधी सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों में एक नया आयाम जोड़ रहे हैं। उनका ये बयान अमेरिकी आतंकवादरोधी विभाग के समन्वयक राजदूत माइकल शीहान द्वारा दिल्ली में वरिष्ठ स्तरीय वार्ता के एक दिन बाद आया है। चर्चा किए गए मुद्दों में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और महत्वपूर्ण रूप से आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शामिल थे। शीहान अफगानिस्तान से उत्पन्न होने वाले नए खतरे पर चर्चा करने के लिए
2 वरिष्ठ विदेश मंत्रालय अधिकारियों की अमेरिका यात्रा के बाद एक पखवाड़े पहले दिल्ली आए थे। एक अमेरिकी राजनयिक कहते हैं, हम उन उपायों पर चर्चा करने के लिए भारत की इच्छा से उत्साहित थे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। बिन लादेन के खतरे का भारत की नई अफगान नीति से भी सीधा संबंध है। भारत ने हमेशा बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार का समर्थन किया है और हाल ही में वो तालिबान की आलोचना में बेहद मुखर रहा है। हाल ही में एक प्रेस वार्ता में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने यहां तक कहा कि भारत अब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे सुस्त रूप से स्वीकार नहीं करेगा बल्कि सक्रिय नीति अपनाएगा। इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि भारत ने संभवतः रूस और ईरान के साथ मिलकर मसूद और रब्बानी को पंजशेर घाटी से तालिबान को खदेड़ने के लिए उनके ग्रीष्मकालीन हमले के खिलाफ उनके जोशीले जवाबी हमले में समर्थन दिया था। तालिबान और बिन लादेन इस उलटफेर से स्पष्ट रूप से परेशान हैं और उनका मानना है कि इसमें भारत का हाथ था। माना जाता है कि कारगिल की हार का बदला दूसरा बड़ा कारण है। पाकिस्तान और तथाकथित मुजाहिदीन, जिनमें से कई अफगान भाड़े के सैनिक हैं, अभी भी अपमानजनक वापसी से परेशान हैं। कारगिल के बाद आईएसआई ने जम्मू और कश्मीर में अपने छद्म युद्ध को पहले ही उन्नत कर दिया है। आने वाले आतंकवादी बेहतर प्रशिक्षित है, घातक हथियारों से लैस है और पहले से कहीं अधिक बड़े समूहों में हमला करते हैं। घुसपैठ करने वाले अधिकांश आतंकवादी गैरकश्मीरी बताए जाते हैं, जो अब घाटी में संगठित आतंकवाद पर हावी है। माना जाता है कि उनमें से कई युद्ध में अनुभवी अफगान भाड़े के सैनिक हैं, जिनके बिन लादेन से संबंध है। देश की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बिन लादेन सहित इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे को लेकर इतनी चिंतित है कि उसने हाल ही में खतरे की धारणा पर अपने 6 साल पुराने सिद्धांत को संशोधित किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के विश्लेषण से पता चलता है अफगानिस्तान में शामिल बड़ी संख्या में अरब मुजाहिदीन को अपने देश वापस लौटना मुश्किल हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप पैन इस्लामिक भाड़े के सैनिकों का एक केंद्र अस्तित्व में आ गया है। दुनिया के अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी उनकी मौजूदगी और आतंकी गतिविधियां तेजी से स्पष्ट हो रही है। बिन लादेन भारत में सक्रिय आतंकवादियों के लिए एक रैली स्थल साबित हो रहा है और बताया जाता है कि कश्मीर में मारे गए आतंकवादियों के पास से उसकी तस्वीरें मिली हैं। विभिन्न देशों में इस्लामी कट्टरपंथियों और आपराधिक तत्वों के बीच गठजोड़ बढ़ रहा है। इनमें मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन, नेपाल के तस्कर और पाकिस्तान में ड्रग माफिया शामिल है। देश में बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। विभिन्न शहरों में उनके फैलने की खबरों के साथ खतरा गंभीर बताया जा रहा है। आतंकवादी समूहों के संदिग्ध लक्ष्यों की सूची बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही नहीं बल्कि असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी है, जहां सांप्रदायिक आग भड़क सकती है। इस बात में कभी कोई संदेह नहीं रहा कि बिन लादेन एक दुश्मन के रूप में घातक है। दार एस सलाम और नैरोबी में अमेरिकी दूतावासों को ध्वस्त हुए अभी 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। बम विस्फोटों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 5000 घायल हुए और बिन लादेन को वैश्विक अपराधियों की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया। उसके संदिग्ध ठिकानों पर जवाबी अमेरिकी मिसाइल हमलों ने उसे लाखों मुसलमानों के बीच एक तरह का हीरो बना दिया। अब बिन लादेन की काली आंखें हजारों पाकिस्तानी और अफगान दुकानों और चाय की दुकानों पर गर्व से लगाए गए पोस्टरों से बाहर झांकती है। सऊदी अरब के 1 करोड़पति का बेटा 45 वर्षीय बिन लादेन 80 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे के खिलाफ जिहाद में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। पूर्व सिविल इंजीनियर से उग्रवादी बने इस व्यक्ति ने न केवल मुजाहिदीन समूहों को धन, गोला बारूद और लोगों के प्रवाह का आयोजन किया और कई प्रशिक्षण शिविर और डिपो बनाए, बल्कि वो कार्रवाई में भी शामिल था। 90 के दशक की शुरुआत में वो सूडान में हिंसा भड़काने के लिए गया था।
1994 तक शाही परिवार के खिलाफ असंतुष्ट राजनीतिक गतिविधियों के लिए उसकी सऊदी नागरिकता छीन ली गई थी। वो मई 1996 में लगभग 100 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान आया और माना जाता है कि उसने उस अभियान को वित्त पोषित किया जिसने तालिबान को काबुल में सफलतापूर्वक पहुंचाया। तालिबान के साथ बिन लादेन के संबंध एक प्रमुख ताकत अच्छे बने हुए हैं। मिलिशिया के कई वरिष्ठ कमांडर पुराने साथी हैं। उसने उनकी जान बचाई, उन्होंने उसकी जान बचाई। शुक्रवार को नमाज के बाद वो मुल्ला उमर के साथ मछली पकड़ने जाता है, जो एकांत प्रिय एकांक वाला मौलवी है, जो तालिबान का आध्यात्मिक नेता और एक अच्छा दोस्त है। बिन लादेन इस्लाम का भी एक अडिग समर्थक है, जिसके लिए वो अत्यधिक बलिदान देने को तैयार है। आज धन के अलावा उसकी कुल धनराशि लगभग $350 मिलियन है। बिन लादेन के पास दुनिया भर के प्रमुख इस्लामी कट्टरपंथी समूह में संपर्कों का एक नेटवर्क है। एक वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारी कहते हैं, वो फिलिस्तीन में हमास और सूडान में नेशनल इस्लामिक फ्रंट जैसे महत्वपूर्ण इस्लामी आतंकवादी संगठनों के साथ लगातार संपर्क में रहता है। उपमहाद्वीप में उसके 2 आतंकवादी समूह हक़ुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के साथ मजबूत संबंध होने का संदेह है, जो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र में रहे हैं। माना जाता है कि इनमें से कई आतंकवादी अफगानिस्तान के खोस्त में उन शिविरों में प्रशिक्षित हैं, जिन्हें बिन लादेन तालिबान के सहयोग से चलाता है। जिहाद के वर्षों ने उसे उसके वर्तमान जीवन के लिए अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। बिन लादेन की घरेलू व्यवस्थाएं मामूली है। फार्मिहादा बाहरी घरों, खलिहानों, शेडों और आवासीय ब्लॉकों का एक जीर्ण शीर्ण संग्रह है, जिसके दोनों ओर मलबे से भरी नहरें हैं। रहने के क्वार्टर में बहुत कम साज सज्जा है। बिन लादेन गलीचे और कालीन से भी दूर रहता है। वो फर्श पर या एक छोटे से स्टूल पर बैठना पसंद करता है। उसका दैनिक जीवन उसके आसपास के वातावरण की कठोरता को दर्शाता है। वो सुबह उठकर प्रार्थना करता है और फिर खजूर, दही, चपटी अफगान रोटी और काली चाय का हल्का नाश्ता करने तक कुरान या अन्य इस्लामी ग्रंथों का अध्ययन करता है। हाल ही तक वो एक कठिन शारीरिक प्रशिक्षण व्यवस्था का पालन करता था, जिसमें रोजाना सवारी और व्यायाम शामिल थे। लेकिन अब उसकी पीठ में दर्द है, संभवतः रूसियों से लड़ते समय उसे छर्रे लगने के कारण, जिसने उसे कोई भी कठिन काम करने से रोक दिया है। अब वो चलने के लिए बेंत का इस्तेमाल करता है। 3 पत्नियों और 13 बच्चों के साथ विवाहित, जो उसी की तरह अपना समय फर्मिहादा और दक्षिणी रेगिस्तानी शहर कंधार के पास हवाई अड्डे पर एक अप्रयुक्त बैरक में अपने घर के बीच बांटते हैं। तालिबान का मुख्यालय सुरक्षा संबंधी चिंताएं उसके जीवन पर हावी लगती है। वो लगातार यात्रा करता है और शायद ही कभी एक ही स्थान पर 2 रातें बिताता है। अफगानिस्तान में सड़कें भयावह हैं और 200 मील की यात्रा में कई दिन लग सकते हैं। बिन लादेन अक्सर एक काफिले में कुछ समय के लिए गाड़ी चलाता है और फिर दूसरे वाहन में जाने से पहले कुछ दूरी तक पैदल या सवारी करता है। उसके सैटेलाइट फोन अक्सर तीसरे काफिले में रखे जाते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करने के बजाय उसका मानना है कि अमेरिकियों ने पिछले साल अपने मिसाइलों के लिए उसके स्थान को ठीक से निर्धारित करने के लिए उसके फोन से संकेतों को ट्रैक किया था। बिन लादेन आमतौर पर अपने एक सहयोगी को अपना संदेश लिखवाता है, जो इसे एक अलग स्थान से टेलीफोन पर रिले करता है। पिछले 10 महीनों में उसकी सुरक्षा की 2 बार समीक्षा की गई है। दोनों ही विश्वासघात के डर से प्रेरित है। अमेरिकी हमले के तुरंत बाद उसने अपने 200 मजबूत अंगरक्षकों में से लगभग 2/3 को बर्खास्त कर दिया। पहले सफाई अभियान में बचने वाले बहुत से लोग अफगान थे, जो मुजाहिदीन के दिनों में उनके साथी थे, लेकिन हाल ही में इनमें से ज्यादातर को भी निकाल दिया गया और अब बिन लादेन अपनी सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से अरब लड़ाकों के एक चुनिंदा समूह पर निर्भर है और उसका सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद, जो लगभग 16 साल का माना जाता है। बिन लादेन के संगठन को अब यहूदियों और धर्म योद्धाओं के खिलाफ जिहाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी मोर्चा के रूप में जाना जाता है
और ये अफगानिस्तान में छिपे सभी आतंकवादियों का एक छत्र समूह है। विशेषज्ञों का मानना है कि आपस में जुड़े आतंकवादी समूहों के विशाल जाल को वास्तव में नियंत्रित करने के साधनों के अभाव में बिन लादेन की रणनीति नेतृत्व और प्रेरणा पैदा करना हो सकती है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्र इकाइयों को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर वे बिन लादेन के संगठन का हिस्सा होने का दावा करते हैं तो ये उसके लिए अच्छा है। ज्यादा प्रचार का मतलब है ज्यादा भर्तियां। बिन लादेन कश्मीर में उग्रवाद में जो मुख्य योगदान दे सकता है वो पाकिस्तान में सक्रिय कट्टरपंथी समूहों को वित्त पोषित करना है, जो बदले में घाटी में आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देते हैं। इस सब में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट नहीं है। सेना और खुफिया सेवाओं के बीच और जाहिर है तेजी से शक्तिशाली होते जा रहे मौलवियों के बीच भी बिन लादेन के समर्थकों का एक मजबूत समूह है। हालांकि कई उदारवादी राजनेता भी हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संबंधों और IMF और विश्व बैंक के ऋणों की निरंतर जारी कमी को उस व्यक्ति को पकड़ने के उनके प्रयासों में खुले तौर पर बाधा डालकर खतरे में नहीं डाल सकता। हमेशा की तरह बीच में फंसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है, जो घरेलू राय, राजनीतिक लॉबी और पश्चिम की मांगों के बीच सावधानी से रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में बिन लादेन के जिहाद के आह्वान को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। अमेरिका को नाराज करने से सावधान ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपने समर्थकों के बिन लादेन के साथ किसी भी संबंध को कम करके आंक रही है। हुर्रियत के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी पूछते हैं, जब लादेन खुद छिपा हुआ है तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है? वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अब्दुल गनी कहते हैं, कश्मीरियों को लादेन की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर संघर्ष को जारी रख सकते हैं। ये कश्मीर पर अमेरिकी समर्थन हासिल करने के लिए भारत द्वारा खड़ा किया गया एक हुआ है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। साथ ही कारगिल युद्ध के बाद से ही सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सुरक्षा को सबसे आगे रखने के लिए कुछ हद तक प्रचार प्रसार संसदीय चुनावों में एक प्रमुख कारक रहा है। लेकिन बिन लादेन के खतरे पर कोई संदेह नहीं है, खासकर कश्मीर में जहां फारूक अब्दुल्ला सरकार के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। राज्य पुलिस प्रमुख गुरबचन जगत कहते हैं, ये एक ऐसा खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और न ही इसे कम करके आंका जा सकता है। बिन लादेन का जिहाद कश्मीरी उग्रवाद के वैचारिक आधार को पुनर्जीवित कर सकता है, जो कमजोर पड़ गया था। भारत सरकार संकटग्रस्त राज्य में सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रही है, जिसमें सेना को जवाबी हमले के लिए वापस लाना भी शामिल है। सुरक्षा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द ही कश्मीर को फिर से एक मुद्दा बना देगा, खासकर उन रिपोर्टों के साथ कि पिछले 3 महीनों में 2000 से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादी घाटी में घुस आए हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकवादी जलालाबाद के फार्मिहाड़ा से हमला करने के लिए तैयार है।